मंजू वर्मा, सह आचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय सीकर। आज का अपना टॉपिक है शेरशाह सूरी की प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था। शेरशाह सूरी का साम्राज्य काफ़ी विस्तृत था, अतः उसने अपने साम्राज्य को अनेक प्रांतों में विभक्त कर रखा था, जिन्हें इक्ता कहा जाता था। प्रत्येक इक्ता का सर्वोच्च अधिकारी सूबेदार होता था, जो साधारणतः राजा का पुत्र, मित्र अथवा घनिष्ठ व्यक्ति होता था। प्रत्येक प्रांत जिलों में विभक्त था, जिन्हें सरकार कहा जाता था। प्रत्येक सरकार में दो प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति होती थी, जिन्हें सिकदार, सिकदारान, मुंसिफ, मुंसिफान कहते थे। इनमें सिकदार का पद ऊंचा होता था, जिसका कार्य सरकार में सामान्य प्रशासन करना था। मुंसिफ का कार्य न्याय करना था। प्रत्येक सरकार अनेक नगरों या परगनों में विभक्त थी, जिसके प्रधान को सिकदार या आमिल कहते थे। राजा में भूमि कर प्राप्त करके राजकोष में जमा करवाना सिकदार का कार्य होता था। परगने में अमीन भी होता था, जो भूमि की नाप करता था। समस्त लेखा जोखा रखने के लिए परगने में कानून भी होता था। प्रत्येक परगना अनेक ग्रामों से मिलकर बनता था। प्रशासन की न्यूनतम इकाई ग्राम ही था। गांव के प्रशासन के लिए मुकद्दम होता था, जो सरकारी कर्मचारी न होकर गांव का ही प्रतिष्ठित व्यक्ति होता था। पटवारी भी होता था। भूमि कर व्यवस्था शेरशाह के शासनकाल की सर्वप्रमुख विशेषता उसके द्वारा कर प्रणाली में सुधार किया जाना था। शासक बनते ही भूमि व्यवस्था को सुधारने के लिए अनेक कार्य किए। उसने अपने विश्वसनीय अधिकारियों अहमद खां के निगरानी में राज्य की भूमि का वास्तविक नाप करवाया। शेरशाह से पहले भूमि नापने की प्रथा नहीं थी। तत्पश्चात नापी हुई भूमि को बीघे की इकाई मानते हुए विभाजित किया गया तथा प्रत्येक किसान के साथ इकरारनामा किया जाता था, जिसे कबूलियत कहते थे। प्रत्येक किसान की कबूलियत पर लगान की दर लिखी रहती थी। लगान निश्चित करने के लिए भूमि का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया था: उत्तम, मध्यम व निम्न। लगान निश्चित करते समय अधिकारियों की उदारता व वसूल करते समय कठोर नीति का पालन करने के आदेश दिए गए थे। किसानों को भूमि कर नगद व अनाज दोनों की सुविधा थी। नगद को प्राथमिकता थी। किसानों को कोई उत्पीड़न न हो, इसके लिए सिकदार, सिकदारान तथा मुंसिफ नियुक्त थे। आमिल, जो लगान वसूल करने का अधिकारी था, उसके जल्दी जल्दी तबादले कर दिए जाते थे। शेरशाह के प्रबंध में जमींदारों का कोई स्थान नहीं था, क्योंकि प्रत्येक किसान से सीधा कबूलियत या इकरारनामा किया जाता था, जिसकी तुलना आधुनिक रैयतवाड़ी बंदोबस्त से की जा सकती है। इसी कारण प्रोफेसर कानूनगो ने लिखा है, यदि शेरशाह 1-2 दशक और जीवित रहता तो भूमिपति एक वर्ग के रूप में समाप्त हो गए होते और भारत एक विशाल कृषि योग्य देश बन गया होता। नेक्स्ट है शेरशाह की न्याय व्यवस्था। शेरशाह सूरी न्याय का पुजारी था। न्याय करने व जनता को न्याय मिले, इसमें उसकी गहरी आस्था थी। न्याय के मामले में उसने अपने पुत्र तक को दंडित किया था। इसके राज्य में अपराध कम होते थे। शेरशाह स्वयं का कहना था, न्याय करना सभी धार्मिक क्रियाओं में सर्वोत्तम है। इस बात में मुसलमान व काफिर दोनों के राजा मानते थे। न्याय का सर्वोच्च अधिकारी वह स्वयं था। नेक्स्ट है जन रक्षा प्रशासन। जनता की रक्षा करने के लिए पुलिस का कार्य सैनिक अधिकारी ही करते थे। प्रत्येक सरकार में सिकदार का यह कर्तव्य था कि वह जनता की रक्षा की व्यवस्था करे। गांव में इस कार्य के लिए उत्तरदायी मुकद्दम होता था। नेक्स्ट है गुप्तचर विभाग। शेरशाह ने अत्यंत उच्च कोटि की गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना की। वह स्वयं राजनीतिक उथल पुथल का होने का कारण शासक को प्रत्येक घटना की पूर्व जानकारी होना नितांत आवश्यक था। इस विभाग का अध्यक्ष दरोगा ए डाक होता था। संपूर्ण राज्य में सराय, बाजारों व अन्य स्थानों पर
गुप्तचर नियुक्त किए जाते थे। शासक को खबर पहुंचाने के लिए इस विभाग को 3,300 घोड़े दिए गए थे, जिससे प्रत्येक घटना की सूचना तुरंत मिलती रहे। नेक्स्ट, सैन्य व्यवस्था। युद्धों का काल होने के कारण शेरशाह को एक शक्तिशाली, अनुशासित व विशाल सेना रखना आवश्यक था। सैन्य व्यवस्था के लिए शेरशाह ने न केवल एक विशाल सेना का निर्माण किया, वरन उसने अलाउद्दीन खिलजी की पद्धति को पुनर्जीवित किया तथा सेना को संगठित कर एक शाही व्यवस्था बना दिया। बादशाह स्वयं सेनापति होता था तथा सेना का वेतन चुकाता था। शेरशाह सेना को प्रबंध कार्य में नहीं लगाता था। शांति के समय सेना पीछे रहती थी, आवश्यकता होने पर ही अन्य विभागों की सहायता करती थी। सैनिकों की भर्ती योग्यता के आधार पर होती थी। नेक्स्ट है मुद्रा व्यवस्था। शेरशाह के समय में प्रचलित मुद्राओं की स्थिति बहुत खराब थी। पुराने सिक्कों को बंद करके नए सिक्के चलवाए, जिन्हें दाम कहते थे। ये सिक्के सोने, चांदी व तांबे के होते थे। इस प्रकार उच्च श्रेणी की मुद्रा व्यवस्था शेरशाह ने लागू की थी। नेक्स्ट है व्यापार एवं वाणिज्य। शेरशाह द्वारा किसानों की स्थिति सुधारे जाने से देश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई, जिससे व्यापार एवं वाणिज्य को प्रोत्साहन मिला। मुद्राओं में सुधार करने के कारण भी व्यापार को बढ़ावा मिला। आवागमन के साधनों का विकास होने लगा तथा सड़कों का निर्माण होने के कारण भी व्यापार की उन्नति हुई। स्वतंत्र व्यापार की नीति में व्यापार में वृद्धि हुई। बेचने व तोलने में बेईमानी नहीं होती थी। नेक्स्ट है सार्वजनिक कार्य। शेरशाह सूरी द्वारा किए गए अनेक सार्वजनिक कार्यों में सड़कों का निर्माण करना था, जिससे राजधानी का सीधा संबंध राज्य के प्रमुख नगरों के साथ हो सके। प्रमुख सड़कों में कलकत्ता से पेशावर तक की सड़क, जिसे सड़क ए आजम कहा जाता था, जिसकी लंबाई 1500 कोस थी। अन्य सड़क आगरा से जोधपुर व चित्तौड़ तक, लाहौर से मुल्तान तक व आगरा से बुहारनपुर तक की सड़कें प्रमुख थी, जिसके किनारे 1700 सहराएं बनवाई, पानी, वृक्ष व मस्जिदों की व्यवस्था करवाई। यात्रियों के लिए विश्राम स्थल व डाक चौकियों के रूप में भी इनका प्रयोग होता था। डाक ले जाने वाले हरकारों की भी उपस्थिति रहती थी। डाक पैदल व घुड़सवार दोनों के द्वारा भेजी जाती थी। शेरशाह धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था तथा विभिन्न संस्थाओं, व्यक्तियों दान देता रहता था। दानशालाओं की भी स्थापना की थी। नेक्स्ट है निष्कर्ष। शेरशाह की प्रशासनिक व्यवस्था समय के अनुकूल व उच्च कोटि की थी। प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना करते हुए क्रुक ने लिखा है, वह पहला मुसलमान बादशाह था जिसने अपनी प्रजा की भलाई का अध्ययन किया। उसने यह देखने की बुद्धि थी कि सरकार लोकप्रिय होनी चाहिए और राजा को लोगों की भलाई के लिए शासन करना चाहिए। हिंदुओं को न्याय और सहिष्णुता की नीति अपने पक्ष में करना चाहिए। भूमि कर उचित आधार पर निश्चित होना चाहिए और देश के आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना चाहिए। नेक्स्ट है शेरशाह का मूल्यांकन। शेरशाह सूरी की मध्यकालीन भारत के महानतम शासकों में एक माना जाता है। एक साधारण परिवार से जन्म लेकर अपने पिता का स्नेह पात्र न होते हुए भी अपनी इच्छा शक्ति एवं योग्यता के बल पर ही वह सफलता के शिखर तक जा पहुंचा। त्रिपाठी ने उसकी प्रशंसा करते हुए लिखा है, शेरशाह इतिहास के उन महापुरुषों में से एक है जो धूल से पुष्पित और सम्मानित होते अपनी योग्यता, साहस, कार्यकुशलता, सूझबूझ व तलवार के द्वारा उच्चतम शिखर तक पहुंचा। अपनी योग्यता के द्वारा ही वह बिहार के शासक बहादुर खान लोदी, शासक इब्राहिम तथा मुगल शासक बाबर को प्रभावित करने में सफल हुआ। 5 वर्ष के अल्प शासनकाल में उसने न केवल साम्राज्य विस्तार किया वरन उच्च कोटि की प्रशासनिक व्यवस्था भी स्थापित की। हेवेल ने लिखा है, सैनिक और असैनिक मामलों में शेरशाह ने अद्भुत योग्यता का प्रदर्शन किया। अपने अथक परिश्रम और शासन के छोटे छोटे विषयों पर व्यक्तिगत ध्यान देकर उसने संपूर्ण भारत में 5 वर्ष के अल्पकाल में ही
व्यवस्था स्थापित कर दी। शेरशाह ने जिस राष्ट्र निर्माण की नीति को प्रारंभ किया उसी को अपनाकर अकबर महान बन गया। शेरशाह की कुछ इतिहासकारों ने धर्म सहिष्णु बताया। वास्तव में वह स्वयं इस्लाम का कट्टर अनुयायी था, किंतु उसने राजनीतिक मामलों में धर्म का समावेश नहीं किया। हिंदू जनता पर उसने अत्याचार भी नहीं किए, किंतु फिर भी उसकी तुलना अकबर से करना उचित नहीं है। प्रोफेसर कानूनगो ने लिखा है, शेरशाह के गद्दी पर बैठने पर उदार इस्लाम का यह युग प्रारंभ हुआ और औरंगजेब की प्रतिक्रिया तक चलता रहा। शेरशाह की प्रशासन प्रतिमा का कार्य उसके वंश के साथ समाप्त नहीं हुआ, बल्कि पूरे मुगल काल तक चलता रहा। ये हमारी आधुनिक प्रणाली का आधार है। शेरशाह के उत्तराधिकारी एवं सूर्यवंश का पतन। शेरशाह के उत्तराधिकारी दुर्भाग्यवंश योग्य नहीं थे, अतः उसका साम्राज्य शीघ्र ही पतन की ओर अग्रसर होने लगा। शेरशाह के पश्चात उसका पुत्र जलाल खां 27 मई 1545 ईस्वी को इस्लाम शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। इसकी सूचना शेरशाह के बड़े पुत्र आदिल खां को मिली तो वह रणथंबोर दुर्ग से तुरंत आगरा पहुंचा, जहां धोखे से उसकी हत्या करने का प्रयत्न इस्लाम शाह द्वारा किया गया। आदिल खां भाग निकला। वह कुछ समय पश्चात अभेद अमीरों से मदद लेकर आगरा पर आक्रमण किया, किंतु इस्लाम शाह ने उसे परास्त कर दिया। वह अमीरों को भी दमन किया। 30 अक्टूबर 1553 ईस्वी को इस्लाम शाह की मृत्यु हो गई। वह फिरोज शाह शासक बना, जो मात्र 12 वर्ष का था। फिरोज की हत्या उसके मामा मुबारिज खां ने कर दी थी तथा राज्य पर अधिकार कर लिया। मुबारिज खां मोहम्मद आदिल शाह के नाम से शासक बना। आदिल शाह अत्यंत विलासी शासक था, अतः उसके बहनोई अहमद खान ने विद्रोह कर दिया। वह आगरा पर अधिकार कर लिया। 1554 ईस्वी में सिकंदर शाह के नाम से शासक बना। सिकंदर शाह के समय ही उसका राज्य 5 भागों में विभक्त हो गया। इस प्रकार उत्तर भारत में व्याप्त अराजकता का लाभ उठाते हुए हुमायूं ने भारत पर आक्रमण किया। वह 22 जून 1555 ईस्वी को सरहिंद के युद्ध में उसने सिकंदर शाह को परास्त किया। वह दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार भारत में सूर्यवंश का पतन हुआ, मुगल वंशीय शासन की पुनर्स्थापना हुई। शेरशाह के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां इस प्रकार हैं। अगर भाग्य ने मेरी सहायता की और सौभाग्य मेरा मित्र बना रहा तो मैं मुगलों को सरलता से हिंदुस्तान के बाहर निकाल दूंगा। अंतिम बार एक अफगानी राजवंश दिल्ली के सिंहासन पर पुनः स्थापित हुआ। शेरशाह ने देश की प्राचीन शासन व्यवस्था को पुनर्जीवित कर उसमें उपयोगी और आवश्यक सुधार किए, जिससे जनता को शांति, सुव्यवस्था और समृद्धि प्राप्त हुई। शेरशाह ने जो कुछ भी प्राप्त किया वह उसने स्वयं के पुरुषार्थ से किया। साधारण व्यक्ति से ऊपर उठकर हिंदुस्तान के साम्राज्य पद पर पहुंचा।